हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। कल हमने बात की थी इतिहास 1206 से 1707 तक। बीए सेकंड ईयर का एक ये टॉपिक है। बीए सेकंड ईयर में हिस्ट्री की बुक में ये टॉपिक है। जिसने हिस्ट्री अपनी मेजर माइनर रखी है उसके लिए ये जरूर ये बुक होगी 1206 से लेकर 1707 तक। तो भैया हमने कल तक बात की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी। उसमें एक गलती हमारे से हो गई थी कि भैया जो 40 का गठन था, किसका गठन था? 40 के गठन के बारे में हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई थी कि 40 का गठन किसने किया था। हमने इसको गयासुद्दीन बलबन का कर दिया था, लेकिन नहीं, लास्ट में मैंने वो अपनी गलती सुधार ली कि भैया गयासुद्दीन बलबन ने नहीं, 40 का गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था 40 का गठन। तो आज इसी 40 के ऊपर हम लोग जो है क्या लेकर आए हैं, टॉपिक लेकर आए हैं। ये 40 था क्या, आखिर इल्तुतमिश को इतना जरूरत क्यों पड़ी इस 40 को बनाने की, ये हम टॉपिक करेंगे। और इसके साथ साथ करेंगे बलबन की रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की क्या नीति थी भैया? ठीक है, ये दो टॉपिक हम करेंगे। ये किसकी थी? बलबन की थी। ये इल्तुतमिश का था 40। अच्छा, पहले करते हैं 40 कि भाई 40 क्या था। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 40? देखो 40 जो था वो उसके शब्दों से ही पता लग रहा है। 40 जो था, 40 लोगों का एक समूह था। 40 क्या था? 40 लोगों का एक समूह था भैया। क्या था? समूह था। पर किन 40 लोगों का समूह था? वो 40 लोगों का समूह था तुर्की लोगों का समूह था। वो किन लोगों का समूह था? तुर्की के लोगों का समूह था। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इल्तुतमिश को तुर्की के लोगों का 40 बंदों का समूह बनाना पड़ा? ऐसा क्या हो गया? तो अगर मैं इसमें और आगे चलूं तो दो तरह के तुर्की जो थे, जैसे मोजी थे, आई गेस मोजी थे ना एक, और दूसरे थे हमारे पास कुतुबी। हाँ यही थे, आई गेस। हाँ यही थे। मोजी थे और कुतुबी थे। मोजी थे और कुतुबी थे। मोजी और कुतुबी नामक, जैसे कि मैं आपको बता दूं ना, हिंदू है। हिंदू अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं कि कोई यार ठाकुर है, कोई हमारे ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई अलग वंश का है, कोई अलग वंश का है, कोई वैश्य है ना। इस तरह से ये तुर्की भी बटे हुए थे। मोजी और कुतुबी दो तरह के हमारे पास थे। ये लोग क्या किया करते थे कि जो वहां का शासक होता था, शासक उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। क्या रचते थे? षड्यंत्र रचते थे उस शासक के विरुद्ध। और षड्यंत्र रचने के बाद, षड्यंत्र, षड्यंत्र रचते थे। षड्यंत्र रचने के बाद उस शासक के विरुद्ध लोगों को भड़काते थे और वहां पे उनका राज चल पड़ता था बेसिकली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया कि उनके जो 40 मेन मेन लोग थे ना, मेन मेन लोग, उनको खड़ा कर दिया। ठीक है कि भैया ये भी मेरा आदमी, ये भी मेरा आदमी, ये भी मेरा आदमी, ऐसे ऐसे करके 40 लोग इकट्ठे कर दिए उसने। और फिर क्या किया, उन 40 के आगे अंडर सेना दे दी कि ये इतनी तेजी से, हालांकि वो तो इल्तुतमिश का तो उसमें कोई कार्य नहीं था। वो 40 लोग जो थे वो अपनी सेना खुद बना रहे थे। अब क्या फायदा हुआ उस इल्तुतमिश को? क्या फायदा हुआ इससे कि भैया जो वो उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे थे ना, वो आपस में ही भिड़ गए। आपस में कैसे भिड़े? अरे यार, अब देखो, एक मान लो मैं उन 40 में से एक हूं, एक कोई यहाँ पे एक और शख्स है। अब मुझे इस शख्स का भी सारा एरिया चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो लालच है, मैंने तो बाउंड्री बढ़ानी है। बाउंड्री के बढ़ाने के साथ साथ मेरे को पैसा भी ज्यादा चाहिए, आर्थिक स्थिति भी चाहिए, मुझे मजबूत चाहिए। तो मैं इससे लड़ूंगा, वो मुझसे लड़ेगा। अब हमारी आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जो तीसरा आदमी है, जो राजा है, वो सेफ बैठ गया है। दैट्स इट। इसलिए उन्होंने 40 का शुरुआत की थी। इस 40 को कुछ और भी कहा करते थे, सिर्फ 40 इसे नहीं कहते थे। इसको तुर्कान ए चिहालगानी, तुर्कान ए चिहालगानी भी कहा जाता था। तुर्कान ए चिहाल गानी भी कहा जाता था इस 40 को। पर क्योंकि ये 40 लोगों का समूह था, इसलिए इसको 40 के नाम से ज्यादा मशहूर है। और जो हमने उस बंदे के बारे में पढ़ा था ना लास्ट में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो जो गयासुद्दीन बलबन था वो एक इन्हीं 40 में से एक सरदार था। इन सरदारों को 40 सरदार बना दिए थे ना उन्होंने। सॉरी, आई एम सॉरी।
40 सरदार बना दिए थे उन्होंने। उन्हीं 40 सरदारों में से गयासुद्दीन बलबन भी एक आदमी था, और वो आदमी अंततः जाकर के क्या बन गया था, वो आदमी अंततः जाकर अपना एक शासक बन गया था। क्या बन गया था? शासक बन गया था। किसका नाम मैंने लिया? गयासुद्दीन बलबन का नाम मैंने लिया, गयासुद्दीन। अभी आपको पता लगेगा कि मैंने ये नाम यहां से क्यों जोड़ा। गयासुद्दीन बलबन का नाम मैंने इसलिए जोड़ा भैया, क्योंकि जो एक गयासुद्दीन बलबन था, ये आदमी ने ये नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति। अभी रक्त और लौह की नीति जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि भाई, क्योंकि ये सरदार था ना, सरदार, तो जो इल्तुतमिश के शासक थे ना, उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश के, या फिर जो अन्य सरदार थे, अन्य 40 में से कोई सरदार थे, उन लोगों को ये रास नहीं आ रहा था कि भैया हमारे बीच का एक बंदा शासक कैसे बन गया, हमारे बीच का एक बंदा शासक कैसे बन गया भाई ये गयासुद्दीन बलबन। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट भी षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। ठीक है, इसके अगेंस्ट भी युद्ध होने शुरू हो गए, अराजकता फैल गई, अशांति फैला दी। तो ये सब चीजें इसके राज में उन्होंने फैला दिया। क्यों? क्योंकि सब लोग राजा बनना चाहते थे। इन 40 के मन में लड्डू फूट गया, मन में लड्डू फूटा कि भाई जब एक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना, जब एक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी, यहाँ युद्ध, वहां युद्ध, यहाँ राजकता, वहां शांति, बड़ी बड़ी सारी चीजें हो रही है। तो भैया हमारे राजा साहब जो थे गयासुद्दीन बलबन जी, उन्होंने क्या किया? रक्त और लौह की नीति लाई कि भैया जो आया मारो, जो अशांति फैला रहा है मारो, सिर्फ चारों ओर रक्तपात कर दो, रक्त ही रक्त की नदियां बह रही है, खून ही खून बह रहा है। क्यों भाई? देखो ना, इसको परेशान करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बंदा भी उससे क्या नाम बदला लेगा। तो बस वही इसका रीजन था कि रक्त और लौह की नीति जो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। नाम से ही पता लग रहा है, रक्त और लौह, कि भैया जो आगे आ रहा है, जो अराजकता फैला रहा है, उसको या आराम से मत समझाओ, सीधा तलवार उठाओ और तो ये थी रक्त और लॉ की नीति और 40। ये 2 पॉइंट जो है कल रह गए थे। ये फर्स्ट यूनिट तकरीबन तकरीबन खत्म है। इसके बाद हम क्या करेंगे? खिलजी के खिलजी के बारे में हम बात करेंगे। ये करेंगे क्या, इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट तो हमारे पास हो गए हैं। अब इसके बाद हम खिलजी के बारे में बात करते हैं। चलो पहले मैं इसको रब किए देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ना, आई गेस अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम था बंदे का? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने के पहले तो बात होनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी था कौन। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे ने क्या दिक्कत हुई थी, क्यों ये बंदा इतना इतना इसका नाम आया है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध हुआ है, हालांकि इसने ऐसा क्या किया जो इतना नाम इसका एकदम से बीच में चमक गया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी भी उनके बीच का एक शासक था। जितने शासकों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद साथ ही साथ अलाउद्दीन नाम का भी एक इंसान उनके बीच में था। इंसान ही, शासक हम कह सकते हैं, उनके बीच में एक शासक था। अब इसने क्या किया? इसने कुछ कुछ सुधार किए। इसने क्या किया? इसने कुछ कुछ सुधार किए। अब देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो, अभी तक क्या था? जो राजा था वो डायरेक्ट प्रजा से नहीं मिल रहा था। यहां पे डायरेक्ट नहीं था, इनके बीच में एक मीडियम था। क्या मीडियम था इनके बीच में? इनके बीच में था 40। तो जो ये एरो सीधा लगना चाहिए ना, राजा टू प्रजा, वो एरो सीधा नहीं लग रहा था। वो एरो क्या हो रहा था कि भैया राजा जो था वो अपना कोऑर्डिनेट कर रहा था 40 से। किससे कोऑर्डिनेट कर रहा था? 40 से। 40 किससे कोऑर्डिनेट कर रही थी? प्रजा से। तो ये डायरेक्ट राजा टू प्रजा बात नहीं हो रही थी। अलाउद्दीन खिलजी को ये खटका कि भैया राजा प्रजा से बात क्यों नहीं कर रहा है, ये बीच में इतने ज्यादा हाईली एक्टिव क्यों है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट राजा टू प्रजा बात की। भाई देखो, मैं राजा हूं तो मैं ही संभालूंगा, बाकी 40 लोग नहीं संभालेंगे बीच में। ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को हटाओ, ये मानना था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि उसने सुधार किए, कुछ कुछ अपने जो प्रशासनिक विभाग में सुधार किए। किस किस तरह के सुधार किए उसको आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखो,
क्या बात थी, अगर मैं आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, फिर आप एकदम से इसका आंसर यूं चुटकी बजा के कर दोगे। अगर मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊं तो इसमें वापिस आओ, और इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब राजा के हाथ में प्रशासनिक विभाग नहीं था ना, तो कौन प्रशासन संभाल रहा था? ये 40 लोग प्रशासन भी संभाल रहे थे, ये 40 लोग कृषि भी संभाल रहे थे। देखो एक देश में क्या ही चीजें हो सकती है, प्रशासन, कृषि और सेना। सेना भी यही संभाल रहे थे, इनके ही अंदर सारा काम हो रहा था, क्योंकि प्रजा डायरेक्टली 40 से बात कर रही है। तो भैया जो ये सब लोग हैं वो किसके वफादार होंगे? ये सब लोग किसके वफादार होंगे? देखो नॉर्मल सी बात है, किसके वफादार होंगे? ऑब्वियसली यार 40 के। उनको राजा से क्या लेना देना है? राजा तो इसमें डायरेक्ट कहीं काम आ ही नहीं रहा है। अब राजा क्या कर रहा है? राजा इन 40 से रिपोर्ट भी ले रहा है, हालांकि रिपोर्ट तो नहीं ले रहे थे, और वो डायरेक्ट इनसे सिर्फ कर ले रहे थे। तो राजा का काम क्या होगा? काम क्या हो गया? राजा का काम हो गया इनका शून्य, एकदम जीरो। राजा का काम हो गया एकदम जीरो। तो जब जीरो हो गया तो क्या करेगा राजा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा। और जब पॉजिटिव साइड नहीं हो रही है, कुछ करने को ही नहीं है, तो वो चला गया नकारात्मकता की ओर। नकारात्मकता, नकारात्मकता की ओर, नेगेटिविटी की ओर चला गया भैया राजा। ठीक है, नकारात्मकता की ओर गया। जैसे ही राजा नकारात्मकता की ओर गया, वैसे ही राजा साहब के साथ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब क्या दिक्कत आई, कहां फंसा? अब देखो मैं आपको बताता हूं आगे। राजा के साथ क्या हुआ, जैसे नकारात्मकता उसके साथ फैली, तो भैया इस राजा के साथ व्यसनता शुरू हो गई। व्यसन में पड़ गया राजा। किसमें पड़ गया? व्यसन में पड़ गया। प्लस सारी नकारात्मकता हुई ना, तो मदिरा ज्यादा होने लग गई। मदिरा ज्यादा हो गया तो मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। मनोरंजन ज्यादा हो रहा है तो भैया प्रजा में विश्वास कम हो रहा है। ये सब चीजें राजा के प्रति होनी शुरू हो गई। अब जब किसी एक देश का, किसी एक राज्य का राजा ही ठीक नहीं होगा, तो क्या प्रजा कैसे ठीक होगी? प्रजा ठीक नहीं होगी, सैनिक कैसे ठीक होंगे? सैनिक को युद्ध ही करने को नहीं मिल रहे हैं, तो राजा के साथ कैसे? मतलब एक किस्म से है कि राजा अपना नेतृत्व कैसे करेगा? नेतृत्व हो गया जीरो। तो देखो मैं आपको अगर मैं बताऊं तो ये था इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट कि इतना कुछ हो रहा था, इसी वजह से सुधार करना पड़ा। इसी वजह से क्या करना पड़ा? सुधार करना पड़ा। तो अब मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं, जो आपने लिखना है पेपर में, क्योंकि पेपर में जो लिखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये तो कॉन्टेक्स्ट तो आपने पढ़ा ही होगा अगर क्लासेस अटेंड की होगी, है ना? ऑब्वियसली आपने ये तो पढ़ा ही होगा। अगर हम बात करें तो तीन चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रश्न बनता है, देखो मेरे पास ना एक बुक है इसकी, तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मेरे पास बुक है, इसमें सिर्फ प्रश्न बताऊंगा किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है इसका कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन कीजिए? सुधारों का वर्णन कीजिए। तो पहले हमने पता कर दिया कि दिक्कतें कहां कहां थी। क्या पता कर दिया? दिक्कतें कहां कहां थी। तो देखो सुधार, फिर पहला सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सुधार किया होगा, क्या किया होगा? उनके जो 40 है ना, उसका जितना दायरा था, है ना, एरिया, वो क्या कर दिया? कम कर दिया। तो दायरा कम कर दिया, एरिया कम कर दिया, तो उसको जो उस टाइम की लैंग्वेज में कहते थे जागीरे। क्या कहते थे? जागीरे। जागीरों को छीन लिया गया। जागीरें छीनना, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? इसके अंदर बस वही डाल सकते हो कि 40 द्वारा किया गया, 40 द्वारा बढ़ाई गई अपनी वर्चस्वता कहीं ना कहीं राजा को प्रजा से दूर कर रही थी। जब राजा प्रजा से दूर हो रहा था तो राजा का नेतृत्वता कम हो रही थी। राजा की नेतृत्वता कम हो रही थी, लोकप्रियता कम हो रही थी, प्रशासनिक विभाग राजा के अंडर नहीं था, राजा के अंडर सैनिक बल नहीं था। इन सब त्रुटियों को देखते हुए राजा ने क्या किया? 40 की जागीरें छीन ली। किसकी जागीरें छीन ली? 40 लोगों की जागीरें छीन ली। अब उनका जो दायरा था, जो एरिया था, वो कम कर दिया। ठीक है, उस वजह से ये प्रशासनिक सुधार में आ सकता है। अब आप अगर सेकंड पॉइंट डालो इसमें, तो सेकंड पॉइंट और क्या था? मदिरा। मदिरा की बात हो रही थी, तो
मदिरापान में उसने प्रतिबंध लगा दिया। मदिरापान में प्रतिबंध, मदिरापान में प्रतिबंध, मदिरापान में प्रतिबंध लगाया। तो भैया मदिरापान में प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि भाई प्रजा में उसमें लोकप्रियता बढ़ी, प्रजा में लोकप्रियता बढ़ी ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा परेशान की दिक्कत क्या होती है, परेशान वाली बात क्या होती है सोसाइटी में, ऑब्वियसली जो है व्यसनता ज्यादा बढ़ रही है हमारे समाज में। जैसे मदिरापान कोई चीज हो गई, एक्चुअल में आज की भी यही समस्या है ना। अगर आप देखो तो मदिरापान ही एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अगर आजकल ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या चल पड़ी है। खैर इसकी तरफ अभी नहीं चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके लिए आई विल अप्रिशिएट हिम, कि भैया मदिरापान में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब राजा क्या प्रजा भी नहीं पिएगी भाई, सिंपल सी बात, सब खत्म। बहुत अच्छा डिसीजन। खैर मदिरापान में प्रतिबंध लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद तीसरी थी उनके पास, देखो तीसरा क्या था उनके पास, कि जो अमीर लोग थे ना, अमीर लोग उनके शासक, अमीर लोग देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीर उनमें कौन थे, वही 40 लोग हट फिर के, है ना, क्योंकि उन्हीं के पास सब कुछ था, प्रजा का कंट्रोल उनके पास, इधर से कृषि का कंट्रोल उनके पास, कर उनके पास इधर आ रहा है, सब कुछ जब उनके पास आ रहा है तो भैया पैसा भी तो उन्हीं के पास होगा। और एक देश को चलाने के लिए पैसे वाले लोग तो चाहिए। अब अगर पैसे वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर वो दोनों पैसे वाली जागीरें आपस में लड़ रही है, तो यार ना इसका भला होगा ना इसका भला होगा, ना दोनों के भले के साथ साथ में देश का भला भी नहीं होगा जी। तो ये चीज द कोर, द कॉन्सेप्ट किसने ढूंढा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीरों का क्या किया, आपसी मेलजोल बंद कर दिया भाई। क्या किया उन्होंने, अमीरों का, नहीं अमीरों पर अंकुश, हम इसका पॉइंट डाल सकते हैं, अमीरों पर, अमीरों पर अंकुश, अमीरों पर अंकुश लगा दिया उन्होंने। क्या लगा दिया, अंकुश लगा दिया भाई। भाई ज्यादा अमीरों के साथ दिक्कत नहीं होगी, अमीर जो है कंट्रोल में रहो भाई, अमीर जो है कंट्रोल में रहो, तो कंट्रोल में रहोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं रहोगे तो बाहर में जाओ। अच्छा ये सब करने के लिए कि जो इतने सारी चीजें उन्होंने लगाई, तो इतना लगाने के बाद एक बहुत पॉइंट, एक जबरदस्त पॉइंट एक दिमाग में आ रहा है मेरे, जो कि बुक में भी दिया हुआ है, पर लेकिन जबरदस्त पॉइंट क्या है कि यार राजा को कैसे पता लगेगा कि ये सब चीजें मैंने कर तो दी अनाउंस, पर कि ये एक्चुअल में एप्लीकेबल है, क्या इनका अप्लाई हो रहा है मेरी जनता के ऊपर, कैसे पता लगेगा। उस टाइम पे व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं थी, या कोई मैसेंजर भी नहीं था कि चलो फोन उठाया और बता दो राजा को, नहीं। तो उस टाइम पे क्या थे फिर, उस टाइम पे थे, जी हाँ, गुप्तचर। क्या थे उस टाइम पर, गुप्तचर थे भैया। जब गुप्तचर थे, उन्हीं गुप्तचरों के अकॉर्डिंग, उन्हीं गुप्तचरों के माध्यम से राजा पता किया करते थे कि किस तरह से ये हो रहा है कि नहीं। गुप्तचर की नियुक्ति, ये सही पॉइंट रहेगा, गुप्तचर की नियुक्ति। देखो 4 हो गए, 5-6 पॉइंट बनाएंगे और वहीं पे खत्म करेंगे। उपचर की नियुक्ति के बाद देखो ये सब चीजें ठीक होगी। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें रहेगी जो हमने छोड़ दिया, 2 ही पॉइंट इसके आगे बनेंगे हमारे लास्ट, 2 पॉइंट जो हमने छोड़ दिए। जब इतना कुछ किया तो एक बहुत अच्छी चीज जो हमारे छूट रही थी, देखो मैं बार बार साइड इसलिए जाता हूं ताकि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड ध्यान से दिख सके, क्योंकि व्हाइट बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। देखो 5th पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पॉइंट था कि भैया सैनिक सुधार भी तो किए, सैनिक सुधार भी तो किए उसने। सैनिक सुधार का क्या मतलब है, सैनिक सुधार का मतलब है कि भाई, अच्छा सैनिक सुधार में ऐसा था कि उसने टोटल 4,75,000 सैनिकों की नियुक्ति की थी। इसमें आप लिख सकते हो कि उसमें घुड़सवार भी थे, उसमें हाथी दल भी था, उसमें तीरंदाज भी थे, वह कुछ भी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो जो जो उसने किया था। ठीक है, तो सैनिक सुधार उसने किए। सैनिक सुधार में ये तो था एक डाटा कि कितने लोग उसने रखे। दूसरा था सैनिक जो काम करेंगे ना, तो सैनिक काम किसके लिए करेंगे, या हम लोग जॉब किसके लिए करते हैं भैया, पैसे के लिए, वेतन के लिए। तो उसने क्या किया, किसको अगर इंग्लिश में कहूं तो कैश इन हैंड, सीधा हाथ में पैसा, कि आज काम करो आज पैसा लो, कल काम करो कल पैसा लो। सिंपल बात, सैनिकों की सैलरी नहीं रोकी बंदे ने कभी।
सैनिक काम करेंगे पैसा लेंगे, सैनिक काम करेंगे पैसा लेंगे, सैनिक काम करेंगे पैसा लेंगे, ये चला देखो इसके बाद। तो ये सैनिक सुधार की है उन्होंने, बहुत अच्छी चीज थी भाई। देखो अगर एज एक किंग के तौर पे आप देखो तो ये बहुत अच्छे सुधार दिख रहे हैं अभी तक। लास्ट जो उन्होंने किया, जो कि एक मेन पॉइंट भी आता है इनके डूबने के पीछे, हाँ डूबना ही कहूंगा मैं एक किस्म से, कि इन्होंने हिंदुओं पर कठोर नियम लगा दिए। हिंदुओं पर कठोर नीति, हिंदुओं पर कठोर नीति अपनाई उन्होंने। अब कठोर नीति कैसे अपनाई, क्या चीज किया उन्होंने हिंदुओं पर? देखो हिंदुओं में क्या किया, हिंदुओं की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था इन्होंने। हिंदुओं की शक्ति पर समाप्त करने का निर्णय ले लिया था कि हिंदू को बढ़ने नहीं देना भाई, इसको खत्म करना है। ठीक है, तो कठोर निर्णय क्या ही हो सकते हैं उस टाइम पे यार? उस टाइम पे हो सकता है कि किसी प्रकार का कर लगा दिया होगा, है ना, जो इसमें लिखना है आपने। देखो मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, आपने इतना सा नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको नंबर चाहिए। पॉइंट ये डालो, इसके आगे एलोबरेट करो बढ़िया, 5-5 6-6 लाइन मैंने बता भी दिया है किस किस पॉइंट में क्या क्या लिखना है। अच्छे नंबर मिलेंगे, मैं लिख के देता हूं, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में आप पॉइंट जो है डाल सकते हो। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, एक इल्तुतमिश का 40, और एक गयासुद्दीन बलबन की रक्त और लौ की नीति, और एक हमने पढ़े अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो। हाँ मैं पूरी बुक हो सकता है तो आजकल के दिनों में मैं चाहता हूं कि 2-3 यूनिट तो मैं आपकी निपटा दूं, ताकि बहुत जल्दी पेपर है इसका 14 तारीख को। वैसे हिमाचल में तो 14 तारीख को है एचपीयू में, और 1206 से लेकर 1707 तक अगर कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट किसी और स्टेट में भी अगर ये कोर्स आपके पास है तो ये आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो। मैं सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप की भी लाऊंगा, पर वो कभी और आएगी, अभी अभी सिर्फ मैं सब्जेक्टिव टाइप को ही कवर कर रहा हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।